राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 26 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियां हासिल करने वाले बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने पुरस्कार विजेता बच्चों को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने अपने परिवार, समाज और पूरे देश का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने विश्वास जताया कि ये पुरस्कार देश भर के बच्चों को प्रेरणा देंगे। राष्ट्रपति ने वीर बाल दिवस का उल्लेख करते हुए गुरु गोबिंद सिंह जी और उनके चारों साहिबजादों के अद्वितीय बलिदान को नमन किया। उन्होंने कहा कि जिन देशों के बच्चे देशभक्ति और उच्च आदर्शों से प्रेरित होते हैं, उनका भविष्य उज्जवल होता है। समारोह में वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योगदान देने वाले बच्चों की सराहना की गई। राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि ऐसे प्रतिभाशाली और साहसी बच्चे भारत के भविष्य को और सशक्त बनाएंगे। आज राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मैं सभी बच्चों को बहुत 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 बधाई देती हूँ। सभी बच्चों ने अपने परिवार, समाज और पूरे देश का गौरव बढ़ाया। इसलिए मैं बच्चों के परिवारों के सदस्यों को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इतने अच्छे और होनहार बच्चों के लिए पुरस्कार समारोह का आयोजन करने के लिए मैं महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी और उनकी पूरी टीम की सराहना करती हूँ। प्यारे बच्चों, वर्ष 2022 से आज के दिन हम सभी देशवासी वीर बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या आप जानते हैं कि आज हम वीर बाल दिवस क्यों मनाते हैं? इसके पीछे हमारे इतिहास का एक बहुत ही प्रेरक अध्याय है। लगभग 320 वर्ष पूर्व सिख पंथ के 10वें गुरु और सभी भारतवासियों के लिए पूजनीय गुरु गोबिंद सिंह जी और उनके 4 बेटों ने सत्य और न्याय के पक्ष में युद्ध और संघर्ष करते हुए बलिदान दिए थे। आज के दिन हम उनके 2 सबसे छोटे साहिबजादों का स्मरण करते हैं, जिनकी वीरता का सम्मान देश विदेश में किया जाता है। उनका नाम बहुत आदर के साथ लिया जाता है। केवल 9 साल के बाबा जोरावर सिंह जी और उनसे भी छोटे 7 साल के बाबा फतेह सिंह जी ने निडरता और साहस का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया था। सच्चाई और न्याय के लिए गौरव के साथ मर मिटने वाले उन महान वीर बालकों को हम सादर प्रणाम करते हैं। उन दोनों साहिबजादों के सम्मान में हर वर्ष इस सप्ताह के दौरान पंजाब में स्थित गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब में श्रद्धालु जन एकत्र होते हैं। वीर बाल दिवस पर उनका स्मरण उत्सव देश प्रेम और राष्ट्रीय एकता का उत्सव भी है। जिस देश के बच्चे देश प्रेम की भावना और ऊंचे आदर्श से भरे होते हैं, उस देश की मानवता सुनिश्चित रहती है। देवियों और स्वजनों, आज शहीद उधम सिंह जी की जयंती का पावन दिवस है। सभी देशवासियों की ओर से उनकी स्मृति को मैं सादर नमन करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज के दिन प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करके आपको प्रोत्साहित किया गया है। इन पुरस्कार से देश के सभी बच्चों को प्रेरणा मिलेगी। मैं चाहूंगी कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा अधिक से अधिक देशवासियों को आपके असाधारण योगदान से परिचय कराया जाएगा। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि सभी पुरस्कार विजेता बच्चों ने अलग अलग क्षेत्रों में असाधारण योगदान दिए। आज 20 बच्चे हमको पुरस्कृत किया गया है और अपना क्षेत्र में और माहिर है। देश भर में बहुत बच्चे नॉमिनेट हुए थे, लेकिन इनको सिलेक्ट किया गया। ये अपना अपना क्षेत्र में और नंबर 1 है। वीरता,
कला एवं संस्कृति, पर्यावरण, इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, समाज सेवा और खेलकूद जैसे विभिन्न क्षेत्रों में आपकी असाधारण बाल प्रतिभा का परिचय प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में वीर बाल दिवस के राष्ट्रीय कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने देश भर से आए बच्चों और अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि 26 दिसंबर का दिन भारत के गौरवशाली इतिहास और अदम्य साहस की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री ने साहिबजादा अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह के बलिदान को नमन करते हुए कहा कि उन्होंने कम उम्र में अत्याचार और धार्मिक कट्टरता के सामने अडिग रहकर देश को प्रेरणा दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि वीर बाल दिवस युवाओं में साहस, सेवा और राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करने का माध्यम है। उन्होंने बताया कि हर वर्ष विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने, आत्मविश्वास बनाए रखने और देश के विकास में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। साथियों, आज हम उन वीर साहिबजादों को याद कर रहे हैं जो हमारे भारत का गौरव है, जो भारत के अदम्य साहस, शौर्य, वीरता की पराकाष्ठा है। वो वीर साहिबजादे जिन्होंने उम्र और अवस्था की सीमाओं को तोड़ दिया, जो क्रूर मुगल सल्तनत के सामने ऐसे चट्टान की तरह खड़े हुए कि मजहबी कट्टरता और आतंक का वजूद ही हिला गया। जिस राष्ट्र के पास ऐसा गौरवशाली अतीत हो, जिसकी युवा पीढ़ी को ऐसी प्रेरणाएं विरासत में मिली हो, वो राष्ट्र क्या कुछ नहीं कर सकता। साथियों, जब भी 26 दिसंबर का ये दिन आता है तो मुझे ये तसल्ली होती है कि हमारी सरकार ने साहिबजादों की वीरता से प्रेरित वीर बाल दिवस मनाना शुरू किया। बीते 4 वर्षों में वीर बाल दिवस की नई परंपरा ने साहिबजादों की प्रेरणाओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाया है। वीर बाल दिवस ने साहसी और प्रतिभावान युवाओं के निर्माण के लिए एक मंच भी तैयार किया है। हर साल जो बच्चे अलग अलग क्षेत्रों में देश के लिए कुछ कर दिखाते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इस बार भी देश के अलग अलग हिस्सों से आए 20 बच्चों को ये पुरस्कार दिए गए हैं। ये सब हमारे बीच में है। अभी उनसे काफी गप्पे गोष्ठी करने का मौका मिला और इनमें से किसी ने असाधारण बहादुरी दिखाई है, किसी ने सामाजिक सेवा और पर्यावरण के क्षेत्र में सराहनीय काम किया है। इनमें से कुछ विज्ञान और टेक्नोलॉजी में कुछ इनोवेट किया है, तो कई युवा साथी खेल,
कला और संस्कृति के क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं। मैं इन पुरस्कार विजेताओं से कहूंगा, आपका ये सम्मान आपके लिए तो है ही, ये आपके माता पिता का, आपके टीचर्स और मेंटर्स का, उनकी मेहनत का भी सम्मान है। मैं पुरस्कार विजेताओं को और उनके परिवारजनों को उज्जवल भविष्य के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। लखनऊ में शुक्रवार को वीर बाल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास 5 कालिदास मार्ग पर भव्य कीर्तन समागम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सिख गुरु गोबिंद सिंह जी के चारों साहिबजादों के अमर बलिदान तथा गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष को श्रद्धापूर्वक याद किया गया। सीएम ने कार्यक्रम की शुरुआत गुरु ग्रंथ साहिब को माथे से लगाने और शबद कीर्तन सुनने के साथ की। उन्होंने कहा कि इतिहास उन्हीं का बनता है जिनमें त्याग और बलिदान की इच्छा शक्ति होती है, और साहिबजादों का बलिदान आज की पीढ़ी के लिए प्रेरणा है। कार्यक्रम में बच्चों द्वारा कीर्तन कर सम्मानित किए गए और छोटे साहिबजादे नामक पुस्तक का विमोचन भी किया गया। समागम में सिख संतों का सम्मान व लंगर का आयोजन भी शामिल रहा। राष्ट्रीय स्तर पर वीर बाल दिवस के आयोजन को प्रधानमंत्री द्वारा भी समर्थित बताया गया है, जिससे यह कार्यक्रम देश भर में विशेष महत्व का बन गया है। वीर बाल दिवस के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आज प्रातः काल से ही यहाँ पर पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना के साथ ही जो संकीर्तन के कार्यक्रम, नाम स्मरण के कार्यक्रम, गुरु परंपरा के त्याग और बलिदान की जिस पावन गाथा को हम सब स्मरण कर रहे हैं, आज का ये वीर बाल दिवस का कार्यक्रम ऐसे ही गुरु परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का हम सबके सामने एक अवसर प्राप्त हुआ है। जब 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादों की स्मृति को स्मरण करने के लिए, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए मेरे सामने मुख्यमंत्री बनने के पहले भी और मुख्यमंत्री बनने के उपरांत भी जब ये प्रस्ताव आते थे कि वीर बाल दिवस का आयोजन होना चाहिए, तो एक संजोग बना था। प्रथम गुरु नानक देव जी महाराज की प्रकाश 550वें प्रकाश पर्व के शुभ अवसर पर इसी मुख्यमंत्री आवास में जब कार्यक्रम संपन्न हो रहा था, उस समय हम लोगों ने तय किया था कि वीर बाल दिवस का कार्यक्रम भी यहां का एक कार्यक्रम बने, और 2020 से 27 दिसंबर की तिथि को गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जो 4 साहबजादे थे, बड़े साहबजादे बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, 27 दिसंबर को उन्होंने अपना बलिदान दिया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश भर के सिखों की आवाज को सुना और स्वदेश और स्वधर्म के लिए उनके योगदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए 26 दिसंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के बलिदान का दिवस है, इस तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में पूरे देश के अंदर एक राष्ट्रीय समारोह के रूप में आयोजित किया। मैं सबसे पहले गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के इन 4 साहबजादों के प्रति बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, इन सब की स्मृतियों को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इतिहास को जीवंत करके आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा दी है। बहनों और भाइयों, सिख गुरुओं का इतिहास भारत के अंदर भक्ति और शक्ति का एक अद्भुत तेज का इतिहास है। गुरु नानक देव जी महाराज भक्ति की पराकाष्ठा थे। उन्होंने जो उस समय मानवता के कल्याण के लिए
कार्य किए थे, बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके, उसको लेकर के उन्होंने देश और दुनिया में प्रचार किया। तब साधन नहीं थे, लेकिन साधन के अभाव में भी उनकी साधना ने सिद्धि का प्रभाव दिखाया था। भारत के अंदर कौन ऐसा शहर है जहां गुरुद्वारा न हो? भारत के अंदर कौन ऐसी जगह है जहां आज का एक कार्यक्रम न हो रहा हो? प्रधानमंत्री जी ने कहा, 1 महीना पहले हमारे पास एक कार्यक्रम आ गया था, 26 दिसंबर का कार्यक्रम, कि हर स्कूल, हर कॉलेज, हर कार्यालय, हर स्थान पर एक कार्यक्रम होने हैं। हमने कहा हर जगह ये कार्यक्रम अवश्य होंगे। हमारे यहां कंपटीशन हो रहे हैं, हर जगह, हर स्कूल में कंपटीशन हुए, कहीं डिबेट हुए हैं वीर बाल दिवस पर, कहीं निबंध लेखन के कार्यक्रम हुए वीर बाल दिवस पर। उत्तर प्रदेश सरकार ने हर स्कूल, कॉलेजेस में, विश्वविद्यालयों में कंपटीशन भी करवाए हैं, आयोजन भी करवाए हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी को अलग से भी कहा गया है, हर कार्यालय में भी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हर कार्यक्रम में भी वीर बाल दिवस के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। ये कार्यक्रम इसलिए जिससे स्वदेश और स्वधर्म के लिए अपना बलिदान देने वाले उन गुरुओं की परंपरा के प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित कर सके। इन गुरुओं की त्याग, इनका बलिदान बहनों और भाइयों अपने लिए नहीं था, अपने परिवार के लिए नहीं था, देश के लिए था, धर्म के लिए था। और देश और धर्म के लिए उनके इस योगदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए ही हम सब एकत्र होते हैं। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जोधपुर पहुंचे, जहां उन्होंने लघु उद्योग भारती द्वारा आयोजित पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लघु उद्योग भारती राजस्थान के हस्तशिल्प उद्यमियों और कारीगरों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने संगठन द्वारा प्रशिक्षण, विपणन और नवाचार के माध्यम से कारीगरों को मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयासों की सराहना की। आज हम सब पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव में एकत्रित हुए हैं। वैसे तो इस अवसर पर मैं इतना कहना चाहता हूं कि जोधपुर वाले कहते हैं कि आप जोधपुर में इतने आते हैं कि जो जोधपुर के रहने वाले थे वो नहीं आते थे। मेरे भाइयों, मैं इतना कहना चाहता हूं आपसे, अगर मैं जोधपुर के विकास की मैं बात करूंगा आगे कि किस तरह से हमने जोधपुर और हमारे पूरे राजस्थान का एक रोड मैप बना करके काम किया है। मैं इस उत्सव का आयोजन लघु उद्योग भारती द्वारा किया गया है और इसमें मैं कह सकता हूं कि लघु उद्योग भारती हमारा वो संगठन है जो राष्ट्र प्रथम की अवधारणा से चलता है। और सबसे बड़ी इसकी खासियत है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को अगर कोई मजबूत करने का काम कर रहा है तो हमारे लघु उद्योग कर रहा है और उसमें लघु उद्योग भारती का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि जिस प्रेरणा से ये काम कर रहे हैं उनके जीवन में राष्ट्र के अलावा कुछ नहीं है। वो राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हुए लगातार राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। एक नहीं, दो दो, तीन तीन, चार चार पीढ़ियां इस राष्ट्र के लिए समर्पित होकर के काम कर रहे हैं। ऐसे उद्योग भारती संघ जिस सेवा भावना से काम कर रहा है, निश्चित रूप से मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं। हमारे हस्तशिल्प ने एक साथ परंपरा और पहचान का संरक्षण किया है। क्योंकि पहले आप गांव में देखते थे हमारे छोटे छोटे उद्योगों के, जो गांव में लघु उद्योग हमारे चलते थे, वो हमारे गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम करते थे, रोजगार देने का काम करते थे। विरासत और व्यवसाय को एक सूत्र में भी बांधता है।
गांव और कस्बों में स्थानीय स्तर पर आजीविका का साधन भी है। इसमें महिलाओं का सशक्तिकरण भी होता है। माता बहनें सदियों से हस्तकला में निपुण रही हैं, वो कला भी हमारी धीरे धीरे जो विलुप्त हो रही है वो कला भी हमारे यहाँ रही है। उनकी कला को रोजगार से जोड़ता है और घर बैठे आजीविका देता है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाता है, उनका मनोबल बढ़ाता है। आप जब ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि हस्तशिल्प सामाजिक परिवर्तन का भी एक बड़ा माध्यम रहा है। हमारे लिए हमारे हस्तशिल्पियों का कल्याण सर्वोपरि होता है। उनके लिए नए अवसर बनाना प्राथमिकता होती है, उन्हें नए मार्केट लिंकेज देना ये लक्ष्य होता है, उन्हें कौशल प्रशिक्षण देना ये हमारा ध्येय होता है। हस्तशिल्पों को सहायता देने के लिए लगातार हमारी सरकार भी काम कर रही है। हमने 1170 में दस्तकारों का परिचय पत्र जारी किए। राजस्थान हथकरघा विकास निगम द्वारा वंचित बुनकरों को 16 करोड़ 92 लाख रुपए के हथकरघा वस्त्र खरीदे गए। बुनकर पुरस्कार योजना के तहत 186 बुनकरों को सम्मानित किया गया। बाजार सहायता योजना से 1292 शिल्पियों और दस्तकारों को लाभ पहुंचाया गया। चर्म प्रशिक्षण योजना में 565 चर्म दस्तकारों को लाभान्वित किया गया। माटी कला बोर्ड 1350 माटी कला कामगारों को निःशुल्क इलेक्ट्रिक चाक व मिट्टी गूंथने की मशीन दी गई, क्योंकि उनका छोटा सा सहारा उनके लिए बहुत बड़ा होता है। कई हमारी ऐसी योजना हमने दी हैं जिनमें अपने वो कार्य को आगे बढ़ाने के लिए ब्याज मुक्त ऋण भी बोले। कई को हम बहुत कम ब्याज पर ऋण भी देने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में 876 ग्राम उद्योग इकाइयां स्वीकृत की गई हैं। इनसे हमने 9162 व्यक्तियों को अतिरिक्त रोजगार मिला और 66 करोड़ रुपए के मार्जिन मनी उपलब्ध कराई गई। खादी क्षेत्र में 92 करोड़ रुपए का उत्पादन हुआ। 24,436 व्यक्तियों को रोजगार दिया। 1,723 उद्यमियों को 122 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। जिला और पंचायत स्तर पर 218 और 553 औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर आयोजित किए गए हैं। उन प्रोत्साहन शिविरों के माध्यम से हमारी ऐसी माता बहनें, क्योंकि आपने देखा है राजीविका के माध्यम से हमने कहा है कि हम लखपति दीदी बनाने का, हमने लगभग 20 लाख बहनों को प्रशिक्षण दिया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आप चिंता मत करिए, खुले दिल से काम करिए, सरकार पूरी तरह से आपके साथ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को चमोली जनपद का दौरा कर पीपल कोटी में आयोजित 24वें बंड विकास औद्योगिक पर्यटन किसान एवं सांस्कृतिक मेले 2025 में शिरकत की। मेले में पहुंचने पर जिलाधिकारी गौरव कुमार और पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पवार ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। सीएम धामी ने कहा कि ऐसे मेले स्थानीय उत्पादों को पहचान दिलाने के साथ लोक संस्कृति को जीवंत बनाए रखते हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले स्मृति चिन्ह अब स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा बनाए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीण आजीविका को मजबूती मिल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन, रोजगार और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए राज्य में मास्टर प्लान, रोपवे, रेल परियोजनाएं और होम स्टे योजना पर काम किया जा रहा है। ये ऐतिहासिक मेला बंडपट्टी के नागरिकों का सामूहिक संकल्प और विकास के प्रति उनकी जीवन प्रतिबद्धता का प्रमाण है, जो पिछले 2 दशक से भी अधिक समय से इस क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संरक्षण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और इस मेले के माध्यम से किसानों को, कारीगरों को, शिल्पियों को अपने अपने उत्पादों को, हस्तशिल्प और पारंपरिक कला को प्रदर्शित करने का एक बहुत बेहतरीन मंच ये मेला उनको प्रदान करता है। वहीं पर्यटन के और उद्यमिता के प्रोत्साहन और उसके विकास के लिए रोजगार और स्वरोजगार के भी अनेक नए अवसर सर्जित करता है। रामलीला मंचनों के माध्यम से हमारी जो समृद्ध लोक संस्कृति है उसकी जीवंत झलक इस मेले के माध्यम से हम सबको देखने को मिलती है। साथ ही यहाँ आने वाले लोगों को जो हमारे स्थानीय हस्तशिल्पी हैं उनके द्वारा जो बनाए गए निर्मित रिंगाल से बने उत्पाद बुनकरों द्वारा बनाए गए, और हमने इसीलिए पूरे राज्य के अंदर एक व्यवस्था बनाई है
कि अब जितने भी सरकारी कार्यक्रम होंगे या अन्य कार्यक्रम होंगे, उन सभी कार्यक्रमों में जो स्मृति चिन्ह दिए जाएंगे या जो भी भेंट दी जाएगी वो हमारे यहाँ के बने हुए उत्पादों की ही दी जाएगी। हमारी महिला स्वयं सहायता समूह की बहनों के द्वारा बनाया हुआ दिया जाएगा। 7 दिनों तक चलने वाला ये मेला, इसमें हमारी सरकार के भी विभिन्न विभागों के द्वारा लगाए गए स्टॉलों के माध्यम से जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी उपलब्ध कराई जा रही है। राजस्थान की जीवन रेखा मानी जाने वाली अरावली पर्वत श्रृंखला को बचाने के लिए NSUI ने जयपुर में बड़ा आंदोलन किया। जालूपुरा से कलेक्ट्रेट तक निकाले गए पैदल मार्च में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट, NSUI प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ सहित हजारों छात्र और कार्यकर्ता शामिल हुए। सचिन पायलट ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अरावली को गिराने के लिए एक नहीं बल्कि 4 इंजन लगे हुए हैं। उन्होंने सरकार पर अरावली की परिभाषा बदलने का आरोप लगाते हुए कहा कि केवल 100 मीटर से ऊंची पहाड़ी को अरावली मानना खतरनाक है। पायलट ने चेतावनी दी कि कुछ लोग मुनाफा कमाएंगे, लेकिन इसका नुकसान करोड़ों लोगों और आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। एक सुरक्षा कवच बना हुआ था, एक ढाल बनी हुई थी, उसको जानबूझकर खतरे की दिशा में कौन डाल रहा है। और कोर्ट का जो हाल ही में वक्तव्य आया है उसमें सरकार की बात को माना गया कि पर्वत की जो ऊंचाई है वो 100 मीटर मान ली जाए। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का ये आंकड़ा है कि अरावलियों के पहाड़ों के अंदर 1,18,000 पहाड़ ऐसे हैं जो 100 मीटर से नीचे हैं और मात्र 1,048 पहाड़ ऐसे हैं जो 100 मीटर के ऊपर हैं। मतलब 90% से ज़्यादा जो अरावली का क्षेत्र है वो परिभाषा से बाहर हो जाएगा, वो सुरक्षित हो जाएगा। अब सरकार बोल रही है कि हम बिना परमिशन के इजाज़त नहीं देंगे। इस प्रकार के बैन पिछले 20 साल से अरावली में लगे हुए हैं, हरियाणा दिल्ली में लगे हुए हैं। लेकिन जो अवैध खनन हो रहा है, जो सरकार की नाक के नीचे अवैध खनन आज भी जारी है, उसको रोकने की सरकार क्या कर रही है? आने वाली पीढ़ियों का भविष्य अंधकार में डालना चाहते हैं। इतना प्रदूषण देश के अंदर है और जो रेगिस्तान का फैलाव है राजस्थान में, वो रुका हुआ है अरावली पर्वतमाला की वजह से। अगर वो कुछ सालों के बाद नष्ट हो जाएगा तो दिल्ली तक रेगिस्तान पहुंच सकता है। चाहे वायु प्रदूषण हो, ग्राउंड वाटर हो, इकोलॉजी हो, बायोडाइवर्सिटी हो, हवा का प्रदूषण हो, उस सब में ये एक सुरक्षा कवच ढाल हमारे लिए है। और मुझे लगता है कि सरकार या तो विवश है या मजबूर है या नीयत में कोई कमी है कि बार बार क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, स्पष्टीकरण कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस मामले को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट सरकार नहीं गई है ताकि परिभाषा को दोबारा से प्रस्तुत किया जाए। और मैं ऐसा मानता हूं कि गुजरात हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो या दिल्ली हो, चारों राज्यों में चारों सरकारें भाजपा की हैं, केंद्र की सरकार भाजपा की है। तो ये डबल इंजन नहीं है, 4 इंजन है और सारे इंजन लगातार दौड़ रहे हैं कि कैसे अरावली पर्वत को नष्ट किया जाए। तो पूरा देश, इसमें राजनीति का कोई चर्चा नहीं है, लेकिन अलग अलग सामाजिक संगठन, नौजवान, हम सब लोग कांग्रेस पार्टी के, आज NSUI राजस्थान ने यहाँ प्रदर्शन किया है, कल अलवर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रदर्शन है, अलग अलग जिलों में, अलग अलग राज्यों में हम सब लोग चर्चा करें कि कैसे सरकार पे दबाव बनाया जाए और अरावली पर्वतमाला को, जो इतना फ्रेजाइल है, और भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय यूनाइटेड नेशंस में कहा कि अरावली पर्वत से हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, हमें खेती के लिए पानी मिलता है, मानसून हमारा बेहतर रहता है, एयर पोल्यूशन में बचाव आता है। तो एक हेरिटेज साइज है, 2000 सालों से ज़्यादा ये पर्वतमाला रही है। मुझे और हम सब, तो आजकल खासकर नौजवान पीढ़ी है, वो आशावान है कि जनता का दबाव काम आएगा और सरकार दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाकर इस मामले को सुलझाएगी। साथ ही साथ जो खनन चल रहा है, अवैध खनन, उस पर सिर्फ रोक लगाना है, घोषणा करना नाकाफी रहेगा। सरकार को कदम उठाने चाहिए। जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, चाहे वो अधिकारी हों या कोई बड़े लोग भी हों, उसके खिलाफ कार्रवाई करें ताकि लोगों में विश्वास मन में जागे कि सरकार हमसे धोखा नहीं करेगी। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।